एक लड़का अपना बिजनेस चलाने के लिए उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, मगर फिर भी उसका बिजनेस ठप हो जाता है और वो लड़का परेशान रहने लगता है। और ये बात उसके परिवार वालों को भी पता थी। मगर एक दिन वो लड़का अपने घर से बाहर निकलता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता। उसके जाने के बाद उसके परिवार वाले पुलिस के पास भी जाते हैं, मगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती ही नहीं है। इसीलिए इस केस को सुलझने में 8 महीने का वक्त लग जाता है। और जब 8 महीने बाद इस केस का खुलासा होता है, तब परिवार वालों का ये कहना था कि अगर पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो शायद इस केस को सुलझने में 8 महीने का वक्त नहीं लगता था। परिवार वाले पुलिस को ही दोष दे रहे थे। दोस्तों, वाकई ये कहानी हैरान और परेशान कर देने वाली है। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद के अंदर ही एक थाना पड़ता है मुरादनगर, और इसी मुरादनगर के अंदर एक इलाका पड़ता है कृष्णा कॉलोनी। इसी कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला है जसवंत अग्रवाल। पत्नी का नाम राजवाला। जसवंत के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां 2 बेटे थे। बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीसरे बेटे का नाम नितिन है। चौथे बेटे का नाम दीपक है। दीपक की उम्र 25 साल की है। नितिन फरीदाबाद में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और दीपक अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बिजनेस के साथ करता है। दीपक फरीदाबाद में ही जूते चप्पलों की एक दुकान खोलता है, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दुकान नहीं चलती। इसीलिए दीपक उस दुकान को थक हार कर बंद कर देता है और लगातार परेशान रहना शुरू हो जाता है। ये वाकया है 11 फरवरी 2022 का, जब दीपक अपने घर पे दोपहर के वक्त खाना खा रहा होता है। तभी दीपक के फोन की घंटी बजती है। दीपक कॉल उठाता है और 2 मिनट बात करने के बाद ही वो अपना खाना छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी इसकी माँ इससे कहती है कि मैंने तुझसे फोन मंगाया था मगर तू लेकर नहीं आया। दीपक अपनी माँ से कहता है कि वो पैसे अब भी मेरी जेब में ही पड़े हैं, शाम को जब मैं घर आऊंगा तो तेरे लिए फोन लेकर आऊंगा। मगर देर शाम होने के बाद भी जब दीपक घर पे नहीं पहुंचता, तब माँ को अपने बेटे की चिंता होती है। दीपक की माँ दीपक को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, मगर दीपक का नंबर बार बार ही स्विच ऑफ बता रहा था। अब दीपक की माँ अपने छोटे बेटे नितिन को कॉल करती है और दीपक के बारे में सारी बात बताती है। अब नितिन अपने काम से सीधा घर पहुंच जाता है और अपने पिता जसवंत अग्रवाल को साथ में लेकर दीपक को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, मगर दीपक का कहीं भी कुछ भी नहीं पता चलता। अब नितिन अपने पिता के साथ नजदीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है, मगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस का ये तब कहना था कि जवान लड़का है, कहीं गया होगा घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ, 2-4 दिन में अपने आप लौट कर आ जाएगा, और पुलिस उसे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। मगर इस घटना के 4 दिन बाद ही 14 फरवरी 2022 को सुबह के 10 बजे एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि सर, NTPC के जंगलों के पास ही गन्ने के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। अब पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि एक 25 साल के व्यक्ति की लाश पड़ी थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया हो। उसके फेस और प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया था। अब पुलिस वहां पे मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ करती है, मगर वहां पे कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं था जो कि इस मृतक को जानता हो। अब पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस उस लाश की शिनाख्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, मगर तब भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि शिनाख्त के बिना पुलिस को एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। अब देखते ही देखते इस बात को 8 महीने बीत जाते हैं। ना तो दीपक का कुछ पता चलता है और ना ही पुलिस उस लाश की शिनाख्त करवा पाती है।
मगर दीपक के पिता 8 महीने बाद भी हार नहीं मानते। अब दीपक के पिता पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं पुलिस की ही शिकायत करने के लिए। तब कहीं जाकर पुलिस पहली बार हरकत में आती है। अब पुलिस दीपक की सीडीआर निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि दीपक 3 नंबरों पे ज्यादा बात किया करता था। वो नंबर थे शशि, लक्ष्मण और मोहित के। अब पुलिस इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाती है। दरअसल ये तीनों ही दीपक के दोस्त भी थे और सटे हुए बदमाश भी थे। इनके ऊपर पहले से ही बहुत से आपराधिक मामले चल रहे थे। अब ये तीनों ही पुलिस से कहते हैं कि दीपक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सबूत ना होने के कारण इन तीनों को ही छोड़ देती है और एक बार फिर से दीपक की सीडीआर निकालती है। तब पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि दीपक के गायब होने के बाद ही लगातार बंद आ रहा था। अब पुलिस उस नंबर से उस मोबाइल की ईएमआई नंबर निकलवाती है ताकि पता चल सके कि उस मोबाइल में कोई दूसरा नंबर तो नहीं चल रहा। अब जैसे ही उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तब पता चलता है कि वो नंबर एक लड़की के नाम से रजिस्टर्ड था। लड़की का नाम कनक था, उम्र 23 साल की थी। अब पुलिस कनक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाती है। कनक पुलिस से कहती है कि दीपक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब पुलिस कनक से कहती है कि दीपक के गायब होने के बाद ही तुम्हारा नंबर लगातार बंद क्यों आ रहा है। तब कनक जो जवाब देती है उसे सुनने के बाद पुलिस को कनक के ऊपर शक हो जाता है और अब पुलिस कनक के साथ सख्ती से बात करती है और तब कनक उस राज का खुलासा करती है जिसे उसने 8 महीने से अपने सीने में दफन करके रखा था। जो बात कनक पुलिस को बताती है वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। कनक बताती है कि दीपक की हत्या तो 8 महीने पहले ही कर दी गई थी। कनक ये बताती है कि दीपक का बिजनेस फेल होने के बाद जब वो परेशान रहने लगता है, ये बात उसके दोस्तों को भी पता थी और उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। जफर और लक्ष्मण जब उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तब दीपक को पता चलता है कि लक्ष्मण और जफर के अवैध संबंध कनक के साथ चल रहे थे। मगर जब पहली बार ही दीपक अपने दोस्तों के साथ कनक को मिलता है तो कनक पहली बार में ही दीपक को अपना दिल दे बैठती है और वो लक्ष्मण और जफर को छोड़ देती है। और अब जब भी लक्ष्मण और जफर कनक को मिलने के लिए बुलाते थे तब कनक कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कनक और दीपक के अवैध संबंध चल रहे हैं। मगर थोड़े वक्त बाद ही जफर और लक्ष्मण को इस बात का पता चल जाता है कि दीपक और कनक के अवैध संबंध शुरू हो चुके हैं, इसीलिए कनक ने उन्हें छोड़ दिया है। अब ये दोनों ही दीपक को गद्दार मानकर उससे बदला लेने का फैसला कर लेते हैं। ये उसे मारने का एक प्लान बनाते हैं और जब ये उसे मारने का षड्यंत्र रचते हैं तब उसमें अपने 2 दोस्तों मोहित और शशि को भी शामिल कर लेते हैं। ये दोनों ही मोहित से कहते हैं कि हमारे बुलाने पर दीपक कभी नहीं आएगा, इसीलिए तुम उसे कॉल करके बुलाओगे। ये मोहित से कहते हैं कि तुम दीपक को कहोगे कि हम एनटीपीसी के जंगलों में शराब की पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। और जब तुम उसे कॉल करोगे तब अपने मोबाइल से नहीं बल्कि पीसीओ से करोगे। अब मोहित भी अपने दोस्तों की बात मान लेता है और 11 फरवरी 2022 को वो दीपक को दोपहर के वक्त कॉल करता है और दीपक अपने घर से जब निकलता है तब मोहित उसे अपनी बाइक के ऊपर बिठाकर एनटीपीसी के जंगलों में लेकर चला जाता है, जहां पे पहले से ही मौजूद शशि, जफर और लक्ष्मण ये तीनों शराब पी रहे थे। अब ये पांचों ही मिलकर वहां पे जम के शराब पीते हैं और सबसे ज्यादा शराब दीपक को पिलाई जाती है। और जब दीपक पूरे नशे में हो जाता है तब ये उसे गन्ने के खेत में लेकर चले जाते हैं और वहां जाकर जफर दीपक की गर्दन पे गोली मार देता है और दीपक की वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये उसकी लाश की पहचान को छुपाने के लिए उसके फेस और प्राइवेट पार्ट के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं और उसकी जेब में से वो 10,000 रुपया भी निकाल लेते हैं जो दीपक ने अपनी माँ के फोन के लिए रखे थे और ये वहां से अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। और अब पुलिस जब सारी बात सुनती है तब कनक के बयानों के आधार पर इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में भेज देती है। कनक की गलती यहाँ पे ये थी, जब उसे पता चल चुका था कि
दीपक की हत्या कर दी गई है, तभी उसे पुलिस को इस बात की सूचना दे देनी चाहिए थी। इसीलिए कनक के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। और इस घटना के बारे में अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो जरूर रखिएगा। और इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।